कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुर की ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर हो गए थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी। इस बार ठंड ने तो सच में हद कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुन हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ रामलाल, एक बूढ़ा आदमी, अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वह ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था, तब तक वह मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप जंगल क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। यह ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि यह ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं लकड़ियां काटने नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये लकड़ियां ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊं तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों की मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। गुड़िया, जल्दी से खाना लगा दे। मुझे सुबह जल्दी जंगल जाना है, ताकि दिन ढलने से पहले लकड़ियां काटकर वापस आ सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? ये कैसे हो गया गुड़िया? कल ही तो सोचा था कि लकड़ियां बेचकर कुछ आटा दाल ले आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। पिताजी, आप ही हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं बची। ऊपर से यह ठंड हमारी जान ले रही है। बस यह कुछ लकड़ियां भी आज हो जाएंगी गुड़िया। ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में रामलाल जैसे मेहनत कर लोग भी परेशान हो गए थे। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें हर हाल में काम करना था। हे ऊपर वाले, ठंड तो जानलेवा हो रही है, पर अगर लकड़ियां नहीं काटो तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा? ये ठंड मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। रामलाल ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को झकझोर दिया था। गुड़िया, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा। पिताजी, तो आप क्या करें आज? कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ मानी लाल से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। बस मुझे थोड़ा आराम चाहिए। पिताजी, आप सच में उधार लेंगे? अगर हालात ऐसे ही रहे तो? और कोई रास्ता नहीं। कल फिर से मेहनत करूंगा बेटा। इस कड़ाके की ठंड के आगे रामलाल ने हार मान ली थी। दिन बदन बढ़ती, ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी का तो दूर वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए रामलाल सेठ मणिलाल के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना होगा। क्या कह रहे हो सेठ मानी लाल? ये क्या बेहूदी बात की है? तुमने मेरी बेटी के भविष्य से खेलना आसान समझते हो। ये तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। तुम मुझे पैसे लौटा नहीं सकोगे तो मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी यह शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूं। 1 हफ्ते में तुम्हें चुकता करूंगा। याद रखना, ऊपर वाला है जो किसी को परेशान करने का हक नहीं देता। रामलाल पैसे लेकर गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है।
रामलाल पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसका दोस्त गंगू उसे मिलता है। रामलाल भाई, क्या हाल है? बड़ी देर से देखा तुम्हें। कहीं जा रहे हो गंगू? बहुत परेशानी में हो। सेठ मानी लाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन वह मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उससे ही करना होगा। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। यह तो बहुत बुरी बात है। रामलाल भाई, तुम तो मेहनत करने वाले हो। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है गंगू, लेकिन सच में अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड ने काम करने की भी हिम्मत छीन ली है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही हैं। रामलाल, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं, खेत खराब हो गए हैं, बीवी की भी तबीयत खराब है। मैं भी बहुत परेशान हूं। चलो ठीक है, मैं चलता हूं, ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। रामलाल वहां से चला जाता है और गंगू भी अपने घर चला जाता है। गंगू के पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया। रामलाल ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह सेठ मानीलाल से करा दे, अगर वह उधारी चुका नहीं पाया तो। क्या सच में रामलाल का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। वही, और तू जानती है, उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता। अब कहां से लाएगा वह पैसे बेचारा? तो अब पूरी तरह फंसा हुआ है। सच में वह रामलाल तो बुरा ही फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है। और उसकी बेटी का क्या होगा? अब सेठ मानी लाल के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी पूरी बर्बादी कर देंगे। बिल्कुल, उसकी बेटी की शादी तो अब तय है। बस इंतजार कर रहे हैं कि कब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आएगा। अब यह सब तो सिर्फ उसका भाग्य ही तय करेगा और उसके बाद हमें तो और भी हंसी आएगी। वह अपनी मेहनत से खुद को बर्बाद करता है और हम यहाँ बैठकर उसका मजाक उड़ाते हैं। गंगू और उसकी पत्नी रामलाल की मुखम पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उनकी सोच बहुत ही खराब थी। वे सो रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। क्या रामलाल अपनी मेहनत और समझदारी से इस बुरे दौर से बाहर आ पाएगा या उसकी बर्बादी इसी तरह तय रहेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रामलाल ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बेटी के साथ रात काट ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, वही संघर्ष इंतजार कर रहा था। रामलाल भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वह कोशिश करता है लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता। वह लकड़ी का छोटा ढेर इकट्ठा करता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वह घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह बेचारी कंबल में लेटी है। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। पिताजी, वेद जी को बुला लो। गुड़िया, चिंता मत कर, मैंने आग जला दी है। तू थोड़ी देर में ठीक महसूस करेगी। वेद जी को भी बुलाने की कोशिश करूंगा। बस तू हिम्मत रख, ऊपर वाले अब तुझी से आस है। मेरी गुड़िया को ठीक कर दे। मैं वेद जी को कैसे लाऊं जब घर में पैसे भी नहीं बचे हैं। गुड़िया की बिगड़ती हालत ने रामलाल को मजबूर कर दिया। ठंड से बेहाल और निराश, रामलाल आखिरकार वेद जी के पास मदद मांगने पहुंचा। वेद जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे आपकी जरूरत है, कृपा करके चलिए, उसका इलाज कर दीजिए। रामलाल, तेरी हालत तो मैं जानता हूं, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। वेद जी, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा, जैसे भी हो। बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। गरीबों की यही समस्या है, बिना पैसे के इलाज चाहते हो। सुन, जब पैसे हो तब आना, अभी मुझे अपना समय खराब मत कर। रामलाल निराश होकर वहां से आ जाता है। तभी उसे उसका दोस्त गंगू दिखाई देता है। अरे रामलाल, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब खैरियत तो है गंगू? भाई, मेरी गुड़िया बहुत बीमार है, हालत दिन बदन खराब हो रही है। मैंने वेद जी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे मांगे।
अब ना मेरे पास पैसे हैं ना कोई और सहारा। भाई तेरी हालत सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं खुद भी इस ठंड से बेहाल। मेरे घर में भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा है। गंगू, मैं तुझसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। तूने हमेशा मुझे अपना भाई कहा है। एक बार मेरी मदद कर दे, बस थोड़ा सा सहारा दे दे, मेरी बेटी की जान बच सकती है। रामलाल, मेरी बात समझ, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा। अगर कुछ होता तो सबसे पहले तुझे ही दे देता। गंगू, क्या अब इंसानियत भी ठंड में जम गई है? मेरी बेटी की जान पर बनी है। अगर तू भी मना करेगा तो मैं किससे उम्मीद करूं? रामलाल, मेरी बात समझ, में मजबूर हूं। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि वह तुझे इस मुसीबत से निकाल दे। बस मेरे लिए भी दुआ करना। गंगू रामलाल को पीछे छोड़कर चला जाता है। रामलाल वहीं खड़ा रहता है। अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ रामलाल जंगल की ओर निकल पड़ता है। बस सोचता हूं कि कोई मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही सब करना होगा। रामलाल को जंगल में एक बाबा मिलते हैं। उनके ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है। रामलाल जल्दी से उसे पत्थर को हटाता है। बेटा, तूने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ ना होता तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, यह मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंसे? क्या आपको किसी ने साथ नहीं भेजा? बेटा, मैं जंगल से कुछ जरूरी जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर यहाँ यह भारी पत्थर अचानक गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाए, पर तूने आकर मेरी जान बचा ली। बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक कांच की बोतल निकालते हैं। बेटा इसे रामलाल को सौंपते हैं। बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुझे यह चीज देना चाहता हूँ। इसे मामूली मत समझना। यह बोतल तेरे बहुत काम आएगी, लेकिन इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तेरे पास कोई रास्ता ना हो और तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी खोलना। रामलाल बाबा का धन्यवाद करता है। वह बाबा की ओर देखता है, लेकिन जब वह पलटकर दोबारा देखता है तो बाबा वहां से गायब हो चुके होते हैं। रामलाल थका हारा घर लौटता है। उसकी बेटी गुड़िया बिस्तर पर पड़ी हुई है, बहुत कमजोर लग रही है। रामलाल उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में निराशा और थकान साफ नजर आती है। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में मैं लकड़ी काटने गया था, पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। बेटी, बस अब कुछ और रास्ता सोचना होगा। इतने में ही वहाँ पर सेठ मणिलाल आ जाता है। रामलाल, तुम मेरे पास आए थे, अब मुझसे ही मदद क्यों नहीं ले रहे हो? अब भी वक्त है। अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। सेठ मानी, लाल, क्या तुम नहीं समझते? मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हारी बेटी के लिए इस कर्ज को चुका पाना अब तुमसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्या हो सेठ? मेरी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे आदमी से कभी नहीं होगी।